हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। आज हम इकोनॉमिक्स के थर्ड सेक्शनल टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपने इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3 टेस्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल द मिनिमलिस्ट क्लासेस से डाउनलोड करके देख लिए होंगे और इन सभी टेस्ट के वीडियो डिस्कशन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इन टेस्ट से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स के साथ साथ हरियाणा एंड नेशनल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्शन में रहें। जैसा कि आप जानते हैं 2 नवंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है। अगर हम आज 15 सितंबर से काउंट करें तो सिर्फ 48 डेज यानी कि 48 दिन आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं। टीओ एटीओ जो कि एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, इसका लास्ट एग्ज़ाम 2011 में हुआ था और अब 2025 में होगा। ये जो 14 साल के वनवास के बाद आपका अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप बहुत लकी हैं कि आपके प्रिपरेशन टाइम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। बट आपको ये समझना होगा इस एग्ज़ाम का कंपटीशन किस लेवल का होगा। एक बात तो क्लियर है, कोई भी 14 साल से तो इस एग्ज़ाम का वेट नहीं कर रहा होगा। तो ये जो एस्पिरेंट्स एचसीएस, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इस एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे और हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टीओ एटीओ का मेंस का जो सिलेबस है एचसीएस से इजी है और कम भी है। कि आपको मेन बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मेन गेम्स इज प्रीलिम्स। आइए अब इकोनॉमिक्स टेस्ट 3 की तरफ फोकस करते हैं। आज के टेस्ट में हम टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, कैसे आज़ादी के बाद हमारे लीडर्स ने 5 वर्षीय योजनाएं को बनाया, उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहा और फिर 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया और कैसे नीति आयोग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स लाता है। हर बार इन टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल फॉर्मल, ऑर्गेनाइज और क्या न्यू टर्म्स जैसे एग्जाम्पल गिग वर्कर्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल। ठीक, और इसके साथ ना हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिसमें हम से पहले भी एचसीएस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पेंशन एंड इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कवर करेंगे जिसमें हम डिफरेंट मिशन को भी देखेंगे जिनको बजट में मेंशन किया गया है। फिर हम देखेंगे डिफरेंट कमेटीज ऑन पॉवर्टी, एग्जाम्पल सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन और वहीं इम्पोर्टेंट रिसेंट रिपोर्ट्स ऑन पॉवर्टी को भी कवर करेंगे। इन सब टॉपिक्स के साथ हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉवर्टी सेक्शन। ठीक है। अ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। फॉर एग्जांपल आप पीवाईक्यू देखें टीओ एटीओ का जो कि 2011 में मेंस यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, वहाँ पे भी पॉवर्टी और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा गया। और वहीं 2019 में भी एचसीएस में ये क्वेश्चन आया कि डिफरेंट कमेटीज जो सरकार ने गठित करी पॉवर्टी की टाइम टू टाइम, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आइए एक बारी कमेटीज को एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। जिसे अलग कमेटी को फॉर्म करा गया। इस कमेटी का मकसद था कि पॉवर्टी लाइन को ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कि कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, उसके बेस पे आपकी पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया गया। फॉर एग्जांपल अर्बन में 2100 कैलोरीज, वहीं रूरल में 2400, क्योंकि रूरल के लोग ज़्यादा काम करते हैं फिजिकली, तो वहाँ 2400 किया गया। और लकड़ा वाला कमेटी, उसने आपके कैलोरीज के साथ-साथ क्लोथिंग और शेल्टर को भी कवर किया गया और ये भी कहा कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स होनी चाहिए, अपडेटेड विद द सीपीआई। वहीं सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो कि एक अच्छी इम्पोर्टेंट कमेटी मानी गई, काफ़ी टाइम यूज़ भी किया गया और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ये बताया गया कि हर एक इंसान अगर गाँव में रहता है, उसका 816 रुपए एक एक्सपेंडिचर होना चाहिए पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, यानी कि इससे नीचे जो खर्च करता है वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। वहीं अर्बन के लिए आपका 1000 किया गया और इसके साथ साथ ना एक ऑल इन इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को डिसाइड किया गया
और वो की ड्राइव करेगी दोनों को, रूरल को भी और अर्बन पॉवर्टी लेवल्स को भी। ठीक है, ये बात याद रखना। रंगराजन कमेटी ने क्या किया, उन्होंने आपकी एक फैमिली बेस्ड पॉवर्टी लाइन बनाई, जिसे फैमिली ऑफ 5 को रखा गया, 5 मेंबर्स को, और जिसमें रूरल को कहा गया आपके 4860 रुपीज, वही अर्बन के आपको डिफरेंट अमाउंट दिया गया। तो इसके साथ साथ में जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर से आगे बढ़ते हुए अब इन्होंने मोबिलिटी, एजुकेशन जैसे एक्सपेंसेस को भी इसके अंदर शामिल करा, क्योंकि आज के टाइम में फॉर एग्जांपल मोबाइल, एजुकेशन काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बैंक के खाता खुलवाना हो या कुछ भी चीज़ें, तो सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी लाइन सिर्फ खाने पे या कैलोरीज पे या कुछ मात्र आपके जरूरी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हमें एजुकेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहती है अलग कमेटी डिफाइन पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अभी हमने पढ़ा, इन्होंने कैलोरी बेस करा, इट इज राइट स्टेटमेंट। लकड़ावाला कमेटी ने एक स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस को करा गया, हाँ इसके बारे में हमने पढ़ा ना अभी। वही तेंदुलकर कमेटी रिकमेंड यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। हाँ, इन्होंने एक यूनिफॉर्म लाइन को भी बेस्ड ऑन द अर्बन पॉवर्टी बास्केट, ठीक है। और रंगराजन कमेटी ने सिर्फ आपकी नॉर्मेटिव एंड बिहेवियर के साथ नॉन फूड एक्सपेंडिचर यानी कि मोबिलिटी, एजुकेशन, इन सब को इंक्लूड करा। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, गिनी कोएफिशिएंट एंड द लॉरेंस कर्व। ठीक, पे गिनी कोएफिशिएंट पे अभी भी एचएसएससी सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली, ठीक है। मेनली टॉपिक्स यही रहते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम लीजिए, बस जैसे आप अपर लेवल एग्जाम्स में जाएंगे, थोड़ी स्टेटमेंट्स और बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन थोड़ा सा और डेप्थ लेवल में जाता जाएगा, लेकिन टॉपिक्स यही रहते हैं। तो आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपके कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब ये लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट, ये बेसिकली आपकी इनइक्वालिटी को दर्शाता है। आप जानते हैं जैसे कि हमारे देश में 1% जो टॉप रिच है उनके पास 40% वेल्थ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी है हमारे देश में। तो उन्हीं चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल गिनी ऑफ कोएफिशिएंट आप 0 होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी, वहीं अगर 1 होगा, जैसे आप 0 से आगे बढ़ते जाएंगे 1 की तरफ, इनइक्वालिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इस बात को याद रखना। और लॉरेंस कर्व का भी यही आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, आपकी इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। और गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 0 इंडिकेट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी, नहीं ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि हम 0 से 1 की, 0 पे परफेक्ट इक्वालिटी है, जैसे हम 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे हमारी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वही थर्ड स्टेटमेंट, द फार्दर द Lorentz curve is from the line of the perfect equality, the higher is the income inequality। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैसे भी आप अगर टू स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते सिंपली, तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन ऑन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय द नीति आयोग। नीति आयोग टाइम टू टाइम स्टेट्स में काफी कॉम्पिटेटिव सर्वे या इंडेक्स रिलीज करता है। और वहीं अब आप सिर्फ पॉवर्टी लाइन के बेस पे देश की पॉवर्टी को जायजा नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए। तो एक बार समझती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। इसका पर्पस आपकी आपकी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखना है, जिसके 3 डायमेंशन है, आप इसको याद रखिएगा। और इस 3 डायमेंशंस के अंदर ना डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, लाइक न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ को भी फोकस किया गया है, कुकिंग को, सैनिटेशन को, ड्रिंकिंग वाटर को, एक्सेट्रा। और वहीं इसके लिए मेथड यूज करा जाता है, यहाँ पे गिवन है। और वहीं इसकी वेटेज क्या है, सबके लिए 1/3 ईच। और ये जो डेटा सोर्स इसका लिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस से लिया गया है। और यहाँ पे ना इस स्लाइड में मैंने हरियाणा के भी पोजीशन को मेंशन किया, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं बाय द नीति आयोग। जैसे कि हरियाणा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी हम काफ़ी स्टेट जैसे केरला, गोवा, तमिलनाडु से काफ़ी पीछे हैं। और मेवात में तो काफ़ी वेरी हाई पॉवर्टी लेवल्स पाए गए हैं। इसको एक बारी रीड कर लीजिएगा, कुछ हेल्प हो सकती है आपकी। The first statement, the MPI uses the
The Alkire fostered methodology and include additional India-specific indicators like maternal health and financial inclusion. हाँ, ये राइट स्टेटमेंट्स है। अब हमने पढ़ा ना, Alkire fostered methodology ने यूज किया है। The MPI calculates multidimensional poverty solely, मतलब कि सिर्फ डिपेंड करेगा इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर थ्रेशोल्ड। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। जब नाम ही इसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम को कैसे करेगा? तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। जैसे आप सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करेंगे तो 50-50 दो ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, ए एंड सी। और जो ए और सी में आप समझ सकते हैं, ए में तो वन तो कॉमन ही है, तो वन तो एब्सोल्युटली राइट ही होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। द एमपीआई इक्वली वेट्स द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, अभी हमने टेबल में देखा ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन ए। या फिर थोड़ा सा एलिमिनेट कर लीजिए, करिए, हेल्प होती है काफी। अनदर क्वेश्चन, अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई ऑन द पॉवर्टी लाइन ऑन इंडिया। ठीक, उसको एक बार देखते हैं। पीआईबी में भी इसके बारे में मेंशन था। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है हमारी गवर्नमेंट की है, वहाँ से इसको लिया गया है ये स्क्रीनशॉट। ये कहता है कि अभी तक जून 2025 तक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसको इस बेस पे कैलकुलेट किया गया। एग्जाम्पल कि पीपल लिविंग का जो रेट बनाया गया ना, वो $2.15 बनाया गया। जैसे अभी एक डॉलर की कीमत फॉर एग्जाम्पल 88 रुपीज़ अप्रॉक्स है, तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये टिल जून तक था। ठीक है, और इसके हिसाब से ना हमारी जो पॉवर्टी आई वो 2011 में 16.2% थी, जो कि अब 2.3% रह गई है। ठीक है, और ये अच्छी बात है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कहती है द एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट लिविंग बिलो, जिसको मेंशन किया गया $2.15 पर डे, ये डिक्रीज हुई है अप टू 2.3%। ये इट इज द राइट स्टेटमेंट। और रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी भी डिक्लाइंड हुई है अर्बन पॉवर्टी को कंपेयर करते हुए। ये लाइन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। यहाँ पे रूल स्टेटमेंट आपके गिवन है, डिफाइन किया गया है। और लेकिन ना एक पॉइंट और याद रखना कि बट इन जुलाई 2025 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल को जो किया गया ना, पहले जो $2.15 था, अब उसको $3 अ डे कर दिया गया है। ठीक, इसके हिसाब से तो अब 5.3% इंडियंस आते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन था $2.15 अ डे, तो बस इज दी राइट स्टेटमेंट। अब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग से। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है सारे पेपर्स में इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग पे। आइए इसको देखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको टीओ एटीओ में जो पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2011 में जो पेपर हुआ था उसका सब्जेक्टिव होता था। एग्जाम्पल फिक्स टर्म प्लान्स क्या है, रोलिंग प्लान्स क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्लानिंग क्या है। आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा। ये पहले पीवाईक्यू है टीओ एटीओ का। और वहीं एचसीएस में इकोनॉमिक 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इन सब की ना मैंने अपनी एचसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज है ना, उसमें इकोनॉमिक्स में कवर कर रखे हैं, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो इनको समझने से पहले मैंने सारे प्लान्स को थोड़ा-सा अरेंज करने की कोशिश करी है। इस टेबल से आप देख सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस चैप्टर को आप ज़रूर जाके ये एनसीईआरटी से करें या जो भी आपके पास सोर्सेस आप फॉलो कर रहे हैं, इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ ना कहीं पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो फुल कंप्लीट करना है इस टॉपिक को आपको। बस थोड़ा-सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जैसे आपको फोकस था, इसको इसको ना हम कहते हैं हरोड-डोमान मॉडल, ठीक है? क्योंकि ना ये जो फोकस था ना फूड प्रोडक्शन पे और एनर्जी पे था। वहीं सेकंड प्लान जो था ये आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, और इसको नेहरू मेहलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। वहीं थर्ड ईयर प्लान आपका जो वो बहुत सारे इंटरप्शन आए वहाँ पे, क्योंकि वॉर्स आए, ड्रॉट्स आए, तो यहाँ पे गडगिल जी ने इसकी योजना बनाई थी। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में, क्योंकि थर्ड में तो आपका वॉर्स काफ़ी थी और ड्रॉट भी आया था इंडिया में। और वहीं फोर्थ में आपका ग्रोथ स्टेबिलिटी विद सेल्फ रिलायंस इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और जैसे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सिमिलरली सबकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, आराम से देख लीजिएगा इसको जाके। और इस टेबल में थोड़ा-सा ना ये पॉइंट याद रखिएगा, जैसे रोलिंग प्लान क्या है, आपका एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ, गडगिल फॉर्मूला और गडगिल योजना कैसे है, ठीक है?
ये रोलिंग प्लान जैसे कि आपकी ना जनता गवर्नमेंट थी 78 से 80 में के टाइम पे जब ये हुआ था, तो ना एवरी ईयर प्रोग्रेस को चेक करके न्यू प्लान बनाने की कोशिश करी गई थी, तो उसको कहते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है ना? थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, डिटेल में खुद पढ़िएगा। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 2 एनुअल प्लान्स भी आए हमारे पास, 1991 टू 1992, ठीक है? इसको याद रखिएगा। और द फिफ्थ 50th क्वेश्चन को देखते हैं। गडगिल फॉर्मूला वाज रिलेटेड टू द ये मेन था प्लान असिस्टेंस टू स्टेट्स, इसका मेन पॉइंट था। अ, जो गडगिल जी थे वो डिप्टी चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के, थर्ड 5 ईयर प्लान था। और उन्होंने ही अपना जो फॉर्मूला था इसको इम्प्लीमेंट करवाया की कोशिश करी अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, वहीं सिमिलर क्वेश्चन सेल्फ रिलायंस इसका ऑब्जेक्टिव था, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ में से हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। हाँ, फोर्थ में आया था गडगिल जी का जो था। और 15th क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हाँ, अभी हमने देखा तो सही ना कि ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का फोकस था। नेहरू मेलनोबिस मॉडल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका फीचर था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम करे जाएंगे और पूछे जा देंगे आपसे। द फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक पावर। हाँ, बिल्कुल सही। 16th क्वेश्चन, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से, ठीक? तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग है वो आपकी एडवाइजरी थिंक टैंक पॉलिसी बॉडी है, ठीक है भाई? 2015 में आई 1 जनवरी को, ठीक? वहीं आपका जो फंड एलोकेशन की पावर इसके पास होती है, नीति आयोग में क्या नीति आयोग डायरेक्ट फंड करता है? नहीं, मिनिस्ट्रीज फंड करती हैं, ठीक है? ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या ये प्लानिंग अप्रोच कैसी है? नीति आयोग को ना बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस है, इसलिए बॉटम अप अप्रोच है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। ये सब टर्म्स हम अपने पॉलिटी लेक्चर में किसी दिन को समझेंगे, बस अभी आप इतना जान लीजिए ये बॉटम अप्रोच है। और प्लानिंग कमीशन आपका टॉप डाउन थी, मोर सेंट्रलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है? और नीति आयोग में डिसेंट्रलाइजेशन है। सिमिलरली फुल टाइम मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं आप इनको जाके देखिए। लीडरशिप इसकी कैसे, अब सीईओ भी है, वाइस चेयरपर्सन भी है, ठीक है? और मेजर फंक्शंस कैसे हैं इसके, आराम से इस टेबल को पढ़िएगा, आराम से सॉल्व हो सकता है आपका कोई भी क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। अनलाइक द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी तो कराना है भाई, ये नहीं है। फर्स्ट तो एलिमिनेट ही हो गया, फर्स्ट एलिमिनेट हुआ, बी और डी आपका एलिमिनेट ही हो गया, तो मतलब कि दो तो डायरेक्टली ही राइट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। प्लानिंग कमीशन प्रैक्टिस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, whereas the Niti Aयोग promotes comparative and cooperative federalism active with state involvement. Yes, ये तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एंड बोथ दी प्लानिंग कमीशन नीति आयोग कंडक्ट रेगुलर 5 ईयर प्लान, ऐसा कोई 5 ईयर प्लान तो नीति आयोग नहीं कर रहा, आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो ये नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट, द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग follows the for पार्ट टाइम एंड domain expert members, okay, which planning commission only had the full time members from the government background. Yes, it is right, it has some members part time and full time। अब यहाँ पे आराम से जाके पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, ये नीति आयोग के ऊपर है। नीति आयोग के वेरियस फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं, इन पे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे एम अटल इनोवेशन मिशन पे, इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस पे काफ़ी स्टेट पीसी से भी क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक लिस्ट डाउन करा है, यहाँ पे कोशिश करिए आप रिसेंटली जो 1 ईयर में है या जो कंटेम्प्रेरी हैं, बाबा न्यूज़ में आते रहते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। लिमिटेड ही होते हैं नीति आयोग के इनिशिएटिव्स, इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? अटल इनोवेशन मिशन जैसे हो गया आपका, अटल टिंकरिंग लैब होगा, ठीक है? वही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपको समझिए कि 112 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को रैपिड इम्प्रूवमेंट करा जाएगा वहाँ पर रियल टाइम के बेसिस पे। सिमिलरली इनकी अटल टिंकरिंग लैब, इनके स्टार्ट सपोर्ट मिशन, लाइफ मिशन, इस तरह के काफ़ी मिशन है, इनको आराम से डिटेल में पढ़िएगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यूजेस अ रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग एंड डायरेक्ट फंड एलोकेशन। भाई डायरेक्ट फंड एलोकेशन तो ये थोड़ा सा वर्ड इसके, नीति आयोग का जो मेन पर्पस है वो डायरेक्ट फंड है ही नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग जनरल स्टेटमेंट की तरह आप इसको एलिमिनेट करिए ना फर्स्ट को।
ठीक है, आपको अगर बेसिक्स पता हो ना किसी आयोग के या किसी के बारे में कोई बात कोई बोलता है, उसे बेसिक्स पता हो तो भी ये स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि नीति आयोग को डायरेक्ट फंड एलोकेशन करता ही नहीं, साफ क्लियर था। तो फर्स्ट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया आपका। ए और डी तो आपका गया। वहीं अगर बी और सी बचा, बी कहता है अटल इनोवेशन इज लिमिटेड, ये लिमिटेड है टू प्रमोटिंग द स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओनली। भाई जब गवर्नमेंट करवा रही है तो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों ही करवाएगी? ठीक, तो फर्स्ट पहले ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको डायरेक्ट इन बड़ी स्टेटमेंट से ना घबराइए मत, इनको आराम से पढ़िए। अगर आपको इनका बेसिक पता है आप एलिमिनेशन से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही टू को एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 एंड 4, और ये इसके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग? कुछ रिपोर्ट्स को नीति आयोग लाता है अपने इनिशिएटिव्स के साथ। ये सारी रिपोर्ट्स इस नीति आयोग ने लाई हैं। इसका करेक्ट आंसर डी ही है। ठीक है, ये कुछ मेंशन है इन रिपोर्ट्स के बारे में, आराम से टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बेसिकली मेजर सर्विस जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। जो अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी के चेंजेस से होती है या किसी डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से होती है, वो बेसिकली आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मान लीजिए आपको आपको ये टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, बट मार्केट में डिमांड भी टेक्नोलॉजी की है, तो इस वजह से जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी वो होगी आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले भी एचसीएस ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। 2019 में भी एचसीएस ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब भी ये पूछ सकता है एचपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पूछा गया था पहले। इसी तरह वेरियस अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं इनको वन बाय वन। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी क्वेश्चन आपका आया था ना 2019 में, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आपके पास एक बड़ा सा फार्म है, ठीक है, वहाँ पे कि 4 पीपल फार्मिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट 3 को हटा भी सकते हैं और फिर भी वो काम होएगा। मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा बंदे होते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वहीं सीजनल आपकी सीजन बेस्ड पे होती है। इसी तरह सब है, आप आराम से इनको पढ़िएगा वन बाय वन। अनदर क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पढ़े, अब हम कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, एम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप समझेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होते हैं? दोज एम्प्लॉयड इन एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड, मेन वर्ड है रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड कवर्ड अंडर मेजर लेबर लॉज रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट टाइप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसकी डेफिनेशन भी है, नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइज है तो रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट गिग वर्कर्स, आप इसके बारे में ये टर्म जरूर सुनते होंगे, आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी जगह मेंशन है, आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं इनके बारे में। गिग वर्कर्स आपके फ्रीलांसर्स इसमें आते हैं, आपके ओया आपके ये ओला ड्राइवर्स वगैरह सब इसमें आते हैं, ड्राइवर्स वगैरह, ठीक है ना। गिग वर्कर्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, ठीक है, अभी हमने समझा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस पे आते हैं, हु लैक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक। अब बट मे एक्सेस सोशल सिक्योरिटी थ्रू ई श्रम पोर्टल, ठीक। ये एक फैक्चुअल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। कि आप ई श्रम पोर्टल से यहाँ पे अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए आप जा सकते हो। एज गवर्नमेंट का मेन टास्क है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के, वहाँ समझेंगे कि बेसिकली उसके लिए सरकार लाई है इसको। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है, समझिए। एंड इंडिया एम्प्लॉयज ओवर द 90% टोटल वर्कफोर्स, ठीक है, बट कंट्रीब्यूट लेस देन 30% टू द जीडीपी। ये थोड़ा सा फैक्ट अलग है। एक्चुअली इंडिया में काफ़ी लोग हैं जो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। एक्चुअली अगर हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी जाएँ तो 40 to 50% यहाँ होना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जैसे आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो 1 और 2 आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ टाइप्स हैं, आप इसको आराम से इस टेबल को रीड करिएगा। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, इनफॉर्मल, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर। थोड़ा सा अपना आइडियाज इसमें रखिए, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अब इजी क्वेश्चन रहेगा या आप जो सॉल्व करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
The Ministry of Statistics and Programming Implementation is the nodal ministry for overseeing the country's official statistics. बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट होनी चाहिए. The National Sample Survey Office and the Central Statistics Office have now been merged to form the National Statistics Offices. हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. 2019 में ऐसा हुआ था कि अब डायरेक्ट एनएसओ बना दिया गया. इसका मेन काम आपका सब कुछ अब ये दोनों के फंक्शंस यही करेगा, एनएसओ ही. और आपका ये पीएलएफएस सर्वे होता है ना, जो प्रोडक्ट लेबर फोर्स सर्वे, ये भी वो भी ये एनएसओ ही लाता है. ठीक. और थर्ड स्टेटमेंट, एनएसएसओ है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल सैंपल सर्वे वाई सीएसओ कोऑर्डिनेट नेशनल अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स. हाँ, पहले ये ऐसा होता था डिवाइड होके, अब तो लेकिन एक हो गया है. लेकिन ये स्टेटमेंट को राइट माना जाएगा. और वहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए, आपको 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, और अच्छा ऑप्शन इसमें ये है आपके पास डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव. तो आप डी के साथ जाएंगे. करेक्ट आंसर इज डी. यहाँ पे ये मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हैं. अनदर क्वेश्चन पीएलएफएस पे. ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है ना एचसीएस का, उसके अंदर था. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. इस पर थोड़ा डिटेल में पूछा गया और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीआईबी से उठाया गया था. तो अभी मैंने रिसेंटली भी पीआईबी की आपके पास ये अटैच कर दिया है, जो भी रिसेंटली 9 अप्रैल 2025 को कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था पीआईबी पे की वेबसाइट पे. मैंने जो ये पीआईबी की सारी इन्फॉर्मेशन है पीएलएफएस की आपको यहाँ लिख दी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ लीजिएगा. बट बेसिकली हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं. पहले समझने के लिए ना, आप इस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पीएलएफएस के, इसको 2 कॉन्सेप्ट का आप समझिए इस क्वेश्चन के लिए. आपके पास ये 3 सर्कल है, ठीक है. जो सबसे बड़ा सर्कल है ना, मान लीजिए कि आपकी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक. ये बड़ा सर्कल जो है. फिर जो एक सेकंड सर्कल है, ये जो सेकंड सर्कल है, ये आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि जो पॉपुलेशन वर्किंग एज में है. फॉर एग्जांपल 15 टू 59 ईयर्स, ठीक. यहाँ के लोग, मतलब जो इतने पॉपुलेशन में लोग हैं, यानी कि वो काम कर सकते हैं. तो ये थर्ड सर्कल है. इसमें आपका आता है लेबर फोर्स. ये लेबर फोर्स क्या है? इस लेबर फोर्स में आपके पास एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आएंगे. एम्प्लॉयड जो आप काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन वो एक्टिवली अपना काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है. दोनों को इंक्लूड करके जो आता है वो आपका आता है लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन. अभी हमने इन दोनों को समझा ना. हाँ, अब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि जो पीपल अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो एक्टिवली सीकिंग है. ये वाले जो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे लेबर फोर्स से, जो कि थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल है आपका, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास आता है. ये इसलिए समझा क्योंकि आप स्टेटमेंट को इनसे पढ़िए. सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास है प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अभी इन दोनों रेट को हमने समझा इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद कंपेयर्स जैसे बेस ईयर 2017 टू 18. ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है. एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो डिक्लाइनिंग है, बट एलएफपीआर डिक्लाइनिंग नहीं है, ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग थी. और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. करंट वीकली status in urban areas is measured at the interval of 3 months. So your correct answer is now, according to this, A is the correct answer. यहाँ पे आराम से गिवन है, कुछ टर्म्स हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह. आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा अपनी जरूरत अनुसार. 5 मिनट्स की रीडिंग लेनी है बस. अनदर क्वेश्चन ऑन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. ये दोनों इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है. फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट एट अराउंड 3.2% विद द यूथ एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नोटेबली हाई, ठीक. द राइज इन दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अब थर्ड स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में राइज हुआ है, ठीक है. और वो भी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल एंड पेड वर्क. अभी हमने पढ़ा ना कि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में ही है, तो एकदम राइज कैसे हो जाएगा? वही मोस्टली इन द फॉर्मल, ठीक है. ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आप थोड़ा लॉजिकली वे में जाएंगे तो जैसे आपको थर्ड को एलिमिनेट करेंगे ना, आप डायरेक्ट आंसर भी आ सकते थे 1 एंड 2, और 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इन पॉइंट्स को याद रखिएगा. आगे क्वेश्चन इनके घुमा फिरा पूछा जा सकता है. इस टेबल को पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि चेंजेस क्या है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, स्टेगनेंट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह. इन दोनों पॉइंट्स को आराम से पढ़ लीजिएगा इन टेबल में से. और नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन पैराडॉक्स हाइलाइटेड बाय द पीएलएफएस। ये एक है ना स्पेशल पॉइंट है, इसको आपको समझना भी चाहिए और इस समाज के लिए भी काफ़ी ये ज़रूरी पॉइंट है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप काम करिएगा, आपकी जॉब हो जाएँगी। हम गर्ल्स के बारे में बात करें कि अगर आपके पास डिग्री है, तो आप जॉब करेंगी, बट ऐसा ना नहीं हो रहा। तो मेनली ये पॉइंट यही है कि जैसे कि सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है फीमेल की लिटरेसीज़ में, वो भी स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। आप समझ सकते हैं अर्बन एरियाज़ में, और लेकिन उनका जो फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, वो लो है इन अर्बन इंडिया। ठीक? ये पैराडॉक्स है हमारी सोसाइटी के लिए कि एजुकेशन लिटरेसी हो तो है भी और आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, फिर भी आपका लिटरेसी रेट लो है। ठीक? तो यही आज का सी इज़ द करेक्ट आंसर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऐसे कुछ पॉइंट हमारे एसएस राइटिंग में या मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी काम आते हैं, और जनरल इंटरव्यू भी आप कभी दें, तो ऐसे पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं, आप अच्छा रहेगा। Question number 48. Which of the following labor laws has not been subsumed under the Code on Wages 2019? एक्चुअली ये 2019 का है, बट ये कंटेम्प्रेरी है क्योंकि कोड ऑन वेजेस 2019 एक्ट में ये था। इसमें ना आपके 4 मेन एक्ट्स को सबस्यूम किया गया था, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटमेंट एक्ट इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है। इस टेबल को आराम से वही पढ़ लीजिएगा। एज पर द फिलिप्स कर्व मॉडल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अगर सारी चीज कांस्टेंट है, अगर आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं इकोनॉमी में, तो क्या होगा? मान लीजिए, आप सपोज करिए, आप ना इकोनॉमी में ना मनी सप्लाई डाल रहे हैं। ठीक, आपने मनी पैसा डाला, तो जब इकोनॉमी में आप पैसा डालेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होएगी या कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा लगेगा, लोगों के पास हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। ठीक, यही पूछा, इसमें एक आंसर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डिक्रीज इन शॉर्ट रन। तो फिलिप्स कर्व यही हमें कहता है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप जैसे आपने आप एम्प्लॉयमेंट को पढ़ लिया, उसके आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस अब इस पे ना कुछ योजना पे आते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्कीम्स आ रही हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों को। अब जब भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम पढ़े, उस पे छोटे से 4-5 लाइन के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन ये बेसिक्स से आएंगे जो अभी तक हमने क्वेश्चंस कवर करे, या फिर क्वेश्चंस आएंगे आपके सीधा इन स्कीम से। ठीक, first statement, it is a national database of the unorganized workers including construction labor, migrant workers and gig workers। अभी हमने क्वेश्चन में देखा भी ना, ई श्रम पोर्टल में गिग वर्कर्स को अलाउड कर दिया गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये याद रखिएगा, एंड ई श्रम कार्ड टू रजिस्टर्ड वर्कर विच फैसिलिटेट्स एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हाँ, सामाजिक जो सिक्योरिटी है, जो आपको हेल्प करती है किसी, जैसे इंश्योरेंस की तरह हो जाती हैं स्कीम्स, आपको हेल्प करती रहती हैं फ्यूचर में। तो हाँ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनके लिए, जिसमें आपके गिग वर्कर्स भी आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। दिस पोर्टल इज मैनेज बाय स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये आप देखिए ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाइए कि एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री इसको क्यों करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इसको करेगी। जैसे आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना, हरियाणा सरकार के बजट में ये स्कीम मेंशन है, तो इसको आप समझिए। इसका मेनली ये है कि इसमें मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन रेप्यूटेड इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। और एक और बात, मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता भी एक है। इसमें ना आपके अंदर ना अचीवमेंट जो होती है ना वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में, उसमें ये अवार्ड आपको दिया जाता है, ये पदक दिया जाता है, याद रखिएगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में अब हम मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें आपका एमएसएमई सेक्टर, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जीआई टैक्स वगैरह, इन सब पे क्वेश्चंस देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं एमएसएमई की डेफिनेशंस में, और बजट 2025 में इसको रेफर किया गया है। आइए इनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को थोड़ा सा याद करते हैं और समझते हैं। इसमें तीनों स्टेटमेंट राइट हैं।
तो हमें बस बेसिक इसको याद करना है। सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे माइक्रो की एंटरप्राइजेस का आपको याद करना है, बस 2.5 करोड़ इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और टर्नओवर इसका क्या है, 10 करोड़। अब इसको सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एंटरप्राइज के लिए आप इसको ना 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 25 करोड़ हो जाएगा और 10 आपका 100 करोड़ हो जाएगा। और आपका मीडियम एंटरप्राइज के लिए याद करने के लिए अब इसी को जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करा ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 5 जा 125, 100 इंटू 5, 500 करोड़। तो मतलब कि सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। आपको सात चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को याद करना है, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एंटरप्राइज़ के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करना है मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए। ठीक है? तो डी इज़ द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, अदिति स्कीम, ठीक है, ये स्कीम काफ़ी बजट में भी मेंशन थी, तो इसलिए यहाँ पे इसको रेफर किया गया है। ये प्रोवाइड करती है 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मीडियम एंटरप्राइज और 3% माइक्रो एंड स्मॉल। ये स्टेटमेंट आप खुद लॉजिकली भी देख सकते हैं, ये रॉन्ग होगी, क्योंकि जो माइक्रो और स्मॉल उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट सबवेंशन, और वहीं आपका मीडियम को ज़्यादा दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है ना आपकी, आप देख सो आप आंसर पहुंच सकते हो बी। आइए और स्टेटमेंट देख लेते हैं। टेक्निकली होल्डिंग अंडर दी आईटीज इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी assessment, DPR preparation and post installation monitoring. Yes, it is right. And it has a cluster based rollout covering, ठीक, जिसके 160 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन 2 फेजेस को कवर किया गया है। आराम से मैंने इस टेबल में ये सब मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसके की फीचर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका बजट एलोकेशन आप देख सकते हैं, इसका बजट ब्रेकअप और कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एमएसएमई एंड रिड्यूस एमिशंस, ठीक, याद रखिएगा। अनदर क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो हमारी मिशंस है ना और जो बजट में मेंशन हो जाते हैं, उन मिशंस को जरूर याद रखिए। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। हरियाणा भी अपने काफ़ी एग्जाम्स में इसको कवर कर रहा है, मैंने एचसीएस में भी देखा है, और रिसेंटली भी जो एचडीओ वगैरह के एग्जाम हुए हैं उसमें भी जो मिशन टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको कवर करते हैं, और उनकी ना वैलिडिटी कुछ साल तक ये चलते हैं, तो ये कंटेम्प्रेरी भी रहते हैं। आप उनको डिफरेंट एग्जाम में भी पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आप जानते ही हैं कि इंडिया को अगर आगे एक बड़ी इकोनॉमी बनना है और अपने ऊपर डिपेंड रहना है, तो हमें सेमीकंडक्टर से काफ़ी काम करना पड़ेगा। द फोर्थ सेमीकंडक्टर मिशन मैन्युफैक्चरिंग वर अप्रूव करी गई है कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, और उनका बजट आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एंड आईएसएम वाज लॉन्च्ड इन 2025, ठीक है, जिसका बजट एलोकेशन 1 लाख करोड़, नहीं 1 लाख करोड़ नहीं है भाई, ये है आपका 76,000 करोड़। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। और थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया सेमीकंडक्टर डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। अरे भाई, कांस्टेंट रहेगी हमारी डिमांड 2030 तक। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम उभरते हुआ हमारा देश है, डेवलपिंग कंट्री है, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी क्या हमारा कांस्टेंट रहेगी डिमांड। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इलॉजिकल है, थर्ड को आप रिमूव करिए, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये भी 2025 का मेन इंपॉर्टेंट मिशन है। क्रिटिकल मिनरल्स न्यूज़ में थे, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइना और आपका यूएस और इंडिया में जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, उसलिए ये न्यूज़ में था। एक क्या होते हैं आपका, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये सब और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब यूज़ होते हैं, आपके सेमीकंडक्टर्स में भी यूज़ होते हैं। तो यही आपका मेंशन है। इसका मिशन की ड्यूरेशन आप याद रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्शंस क्या है, जैसे कि डोमेस्टिक मिनरल प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। इसकी हाइलाइट्स, ये टारगेट हाइलाइट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, और एक क्लीन एनर्जी को बूस्ट करते हैं, ये भी याद रखिए क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू सिक्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल में आगे बढ़ना है इसमें। एंड एस एनसीएमएम फोकसेस प्राइमरी ऑन फॉसिल फ्यूल मिनरल्स टू सपोर्ट इंडियस एनर्जी सिक्योरिटी। अरे भाई, अभी तो बात हुई है ना कि फॉसिल फ्यूल पे क्यों डिपेंड करेंगे, वैसे भी न्यू मिशन है, हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। और थर्ड स्टेटमेंट, द मिशन प्रमोट्स द रिसाइकलिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम ई वेस्ट एंड बैटरीज, क्या इट इज राइट? हाँ, जैसे ई वेस्ट में ना इन सब में ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, तो उसको आउट करना, ये पे बेसिकली काम चल रहा है। तो सो सी इज द करेक्ट आंसर।
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस्ड इन बजट 2025-2026। यहाँ पे ये कहा गया कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है उसको इंक्रीज करना है इन जीडीपी 25% कब तक, बाय 2030। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे ये सारा टेबल में मेंशन है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। स्पेशल स्कीम्स क्या हैं, कवरेज क्या करेगा, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को कवर करेगा, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कवर करेगा, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्ट्रेंथेंस ग्लोबल सप्लाई चेन। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर्विस में हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन मेनली हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे अपने जब देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम इन हरियाणा। हरियाणा के बजट में मेंशन है और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कई बार इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसमें मेनली क्या किया गया है कि आपकी लिमिट को ना बढ़ाया गया है फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। एमएसएमई इन हरियाणा कैन अवेल कोलेटरल फ्री, बिना गिरवी कुछ रखे हुए आपको लोन मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक। और उसमें गारंटी 90% है किनके लिए, वुमेन के लिए, एससी एसटी एंड इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यही सब बातें हैं, इसको आराम से अपना पढ़ लीजिएगा। अ, तो इसमें अगर हम देखें ना तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। कैड गारंटी स्कीम में आपका एनहांस करा गया 10 करोड़ के, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट 90% गारंटी कवरेज किसको है, अभी हमने पढ़ा, वुमेन एससी एसटी को। और थर्ड स्टेटमेंट 10 लाख करोड़ इन लोन हैव बीन सैंक्शन अंडर नेशन वाइड अंडर द सीजी टीएमएसई बाय जुलाई 2025। यस, इट इज आल्सो द राइट। तो आंसर इज डी। यहाँ पे ये गिवन है नेशनल स्टेटस को। अनदर क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो मेनली जो ये आईआईपी है ना, इसको आपको दर्शाता है शॉर्ट टर्म हेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ। ठीक। तो इसका बेस ईयर याद रखिएगा 2011 पर 2012 की, काफ़ी हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि इस पे अपडेट्स आती रहती हैं आईआईपी पे। उस पे क्वेश्चंस भी आए हैं पहले भी। यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन कवर करे हैं। और मेनली इनका आपको ना सेक्टर्स को याद रखना है। इसमें क्या-क्या सेक्टर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और कोल इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, ये सब ना मैंने ना अरेंज करा है। जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टील से, ठीक है? इन सब को मैंने अरेंज करके यहाँ लिखा है, तो इसको याद करिएगा। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द आईआईपी मेजर्स द शॉर्ट टर्म changes in the volume in manufacturing, mining and electricity sector. Yes, it is the right statement. The base year of the current IIP is 2011 and 12। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत करेक्ट, सी है यहाँ पे आंसर, ठीक है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अनदर क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे, आपने देखा होगा कि इटालियन जो लग्जरी ब्रांड है ना प्राडा, उसने ना कॉपी करा हमारे कोल्हापुरी चप्पल्स को। ठीक। तो ये ज़्यादा उस समय न्यूज़ में थे कि इतनी बड़ी ब्रांड और हमारी कोल्हापुरी चप्पल्स के जो कॉपी कर रहे हैं, उसको हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं ये। ठीक। तो उसके ऊपर लिखा है ये जीआई टैग का। आइए समझते हैं एक बारी क्या है। जीआई टैग इज गारंटेड टू प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। एक स्पेशल एरिया से ये एरिया से ओरिजिन होते हैं, जीआई टैग उनको मिलता है। ठीक है, उसमें कोई यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक। और रेपुटेशन ओरिजिन पर्टिकुलर टू दैट लोकेशन, यानी कि लोकेशन बेस्ड है ये। ठीक है, नाम भी है ज्योग्राफिकल, तो आप समझ सकते हैं। जीआई टैग लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू प्रोडक्ट, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इट्स नेम और प्रैक्टिसेस। हाँ, इसको एक लीगैलिटी भी है। वो कैसी है लीगैलिटी, क्योंकि 1999 का ये एक्ट है, जीआई एक्ट, ठीक है, जो गवर्न करता है, बट ये गवर्न इंडिया में करता है, इसको बात को समझना होगा। और जीआई टेक प्रोटेक्शन इज वैलिड फॉर 5 ईयर, नहीं, ये 5 ईयर के लिए वैलिड नहीं है, ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड है। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ए 1 2 3। हाँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और हरियाणा के जो जीआई टैग जो मेजर है वो गए फुलकारी, ठीक है, और बासमती राइस। तो आंसर है आपका डी। कुल्लू शॉल हमारे यहाँ नहीं है, आप इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ वो जो फुलकारी और बासमती राइस है हरियाणा के। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ठीक।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर क्वेश्चन है। इसे पूछ बताया गया है कि आईपी इंक्रीज हुए हैं बाय 40% लास्ट 5 ईयर। ठीक है, वो कि क्यों है, क्योंकि इसमें शार्प राइज हुआ है आपकी जीआई में। ठीक, वहीं द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड को आपको रिकॉग्नाइज करता है इनोवेशन को कमर्शलाइजेशन एफर्ट है इंडियाज आईपी इकोसिस्टम। ये तो लॉजिकल स्टेटमेंट है, राइट है, जनरल स्टेटमेंट है। Strengthening enforcement mechanism and setting up specialized IPR courts are part of India's recent आईपी पॉलिसी रोड मैप। ठीक है, पॉलिसी है, आईपीआर के कोर्ट्स होनी चाहिए, वो की मैकेनिज्म को और एनफोर्समेंट करा जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो ऑल द स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन आर राइट। आंसर इज डी 1 2 3। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन से, जिसमें इंश्योरेंस और पेंशन को भी हम कवर करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली आपके ये इसका मतलब ये होता है कि आपको एनहांस करता है लोगों को, ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़े, जैसे बैंकिंग को यूज़ करें, इंश्योरेंस को और वेरियस पेंशन वगैरह सब स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें, ताकि हर एक तबका, जैसे गरीब तबका जो है, जो हमारे लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी उनमें इंक्रीज होए, वो और मूलधारा से जुड़े। तो व्हाट इज meant बाय द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? इसका मतलब यही है जो मैंने बताया कि बेसिक डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या, जैसे बैंकिंग हो गई, क्रेडिट हो गई, इंश्योरेंस हो गई और पेमेंट फॉर ऑल, स्पेशली द अंडर प्रिविलेज। ठीक है, इस सेक्शन के लिए ज़्यादा केस सोचा जाता है। अनदर क्वेश्चन, डिपॉजिट इंश्योरेंस इन क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये न्यूज़ में रहता है, काफ़ी आर्टिकल्स इस पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसकी जो लिमिट है इसको इंक्रीज करा जाए। ये बेसिकली आपके जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं सारे, ओरिजिनल वर्ल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इन सब को ना आपका जो डिपॉजिट होता है वो अपना इंश्योर करवाते हैं किसके पास जाके, विद द DICGC, जिसमें आपका अमाउंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने एक एक्स अमाउंट अपने बैंक में रखा है, ठीक है, तो वो बैंक वाले जो आपका अकाउंट है ना, जो आपका ये डिपॉजिटर हो, उसके बेस पे एक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेते हैं। ठीक है, इन इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी होता है तो वो पैसा रिफंड कर मिलता है डायरेक्ट डिपॉजिटर को, अगर बैंक फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो इसके अभी तक मैक्सिमम लिमिट जो है ना, वो 5 लाख रुपए है पर डिपॉजिटर। ठीक है, हाँ, और तो इसको इंक्रीज करने के लिए बार बार बातें चलती रहती हैं, तो उसके लिए न्यूज़ में रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द प्रीमियम ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जो प्रीमियम जाता है ये जो इंश्योरेंस का, ये डिपॉजिटर पे करता है, नहीं, ये बैंक पे करता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आप रॉन्ग करिएगा, वन और थर्ड आपका राइट स्टेटमेंट है। ए अनदर क्वेश्चन ऑन स्कीम्स, स्कीम्स पे पिछली बार टीओ एटीओ में 10 से ऊपर नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक 10 नंबर का तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था स्कीम्स पे ही। इसमें आपके कंटेम्प्रेरी स्कीम्स भी थी टीओ एटीओ में, यानी कि प्रीवियसली जो न्यूज़ में रहती हैं, जो मेन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो रन कर रही हैं, ये सब ना मेंशन होती हैं इकोनॉमिक सर्वे में, हरियाणा के भी और आपके यूनियन के भी। किसी अगर आपको ये दिखे ना बार-बार, तो इनको अब रिकॉल ज़रूर, इनके बारे में ना 3-4 लाइन्स के नोट्स बना लीजिएगा, ये हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कि ये रूरल और अर्बन लाइवलीहुड रिसीव फंडिंग इन द सेम सेंटर एंड स्टेट रेशियो अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट, कि सारी इंडियन स्टेट और टेरिटरीज में सेम होएगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, वहाँ पे डिफरेंट एक जोग्राफिकल रीजन्स में भी हम देख सकते हैं, हम डिफरेंट रेंज हैं, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं एक अलग एरिया है। तो और हर जगह जैसे कहीं ज़्यादा गरीबी है, कहीं कम गरीबी है, तो उस हिसाब से ये सब के लिए एक जैसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द सेकंड स्टेटमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, प्रायोरिटाइज करते हैं, हाँ ये ठीक है। वो ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, यूनिवर्सल, ये वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी यूनिवर्सल आए कि सब के लिए हो जाए, तो ऐसा, हाँ ये रूरल पुअर के लिए होता है कि हाँ, जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशली, और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स के लिए स्पेशल है, बट सबको कवर करता है ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फंडिंग जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, वो इक्वली शेयर करती है बाय सेंटर एंड स्टेट, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है।
इसमें डायरेक्ट और आपका सेंटर फंड करता है इसको। तो यहाँ पे डी इज द ऑप्शन, नन। और यहाँ इस टेबल में ना मैंने मेंशन करा है इन स्कीम में, इनके साथ साथ मनजी नरेगा को भी मेंशन करा है, आवास योजना को भी मेंशन करा है। एक बार ना इसको गो थ्रू हो लेना इस टेबल को, ठीक है। और अपने आप जहाँ से पढ़ रहे हो उस हिसाब से इस टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये न्यूज़ में है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा अभी रिसेंटली, और ये ऑपरेशनल कब से होएगी आपकी, ये इमीडिएट मेंशन है आपकी। इसमें ना बेसिकली ये ऑप्शन दिया गया है अंडर द एनपीएस, जो आपको पहले नेशनल पेंशन सिस्टम था, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किसी द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और इसको रेगुलेट कौन करेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब थोड़े से पॉइंट याद रखिए, प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं या इनसे घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी, ठीक। और ग्रांटेड पेंशन है, ये डीआरएस रिलीफ है, इस सब पॉइंट्स को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। इस अनदर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी ने ना पानीपत में 2024 में दिसंबर में आके ये स्कीम लॉन्च करी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी अगर हरियाणा में आके ऐसी कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। बीमा सखी योजना, इट एम्स इकोनॉमिकली वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन एज 18 से 70 ईयर्स की है, उनको बाय ट्रेनिंग देम एज एलआईसी एजेंट। इनको एलआईसी एजेंट बनाया जाएगा, प्रमोट करा जाएगा इंश्योरेंस अवेयरनेस, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी जाएगी, और मेन लो अंडर प्रिविलेज को अटैच किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। और ये काफ़ी वर्ड को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या इंटरव्यूज में भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ये अच्छा वर्ड है। द फर्स्ट पॉइंट इज राइट। एलिजिबिलिटी इसके लिए रिक्वायर है क्लास 12 की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं है, क्लास 10 तक अलाउड है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस सेकंड स्टेटमेंट आप रॉन्ग करेंगे तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। द स्कीम प्रोवाइड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, और स्टाइपेंड मिलता है पहले 3 साल तक, और ऑफर करियर प्रोग्रेशन एज डेवलपमेंट ऑफिसर्स इन एलआईसी, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, इसके बारे में इस टेबल में आराम से मेंशन है, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एंड सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा ना पीएफआरडीए आपका यूपीएस को रेगुलेट करता है, ठीक। ऐसे ही आईआरडीएआई है, डीएआई है, ईएसआईसी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इस टेबल में आराम से मेंशन है। ये सिर्फ पीएफआरडी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, आईआरडीएआई आपकी फाइनेंस के अंदर है, वही ईएसआईसी आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है। और वहीं कौन कौन सी स्कीम्स और एक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं, इसके एक्ट्स के एक बार ना नजर मार लीजिए, इनको एक बार देख लीजिए। कल घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक। जैसे कि आईआरडीए का काम क्या है, प्रमोट इंश्योरेंस को करता है, सेक्टर का लाइफ नॉन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक। और ईएसआईसी क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को, मैटरनिटी डिसेबिलिटी कवर होते हैं। और पेंशन का तो भी हमने देखा ही पीएफआरडीए करता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर्स, स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। यहाँ पे हम हरियाणा गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों की चीज़ों को कवर करेंगे। पहले कुछ हरियाणा के क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, न्यूज़ में अब इसलिए है और इम्पोर्टेंट स्कीम इसलिए अब है क्योंकि इसको ना 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज लॉन्च इन 2014 फ्रॉम पानीपत हरियाणा, ठीक है। और इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक इंटीग्रल फाइनेंशियल कंपोनेंट है स्कीम का। अगर 2 और 3 पॉइंट इसके फैक्चुअली करेक्ट है, वन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ये 2015 में हुई थी, और 10 साल भी कब होंगे, 2025 में होंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा। बेसिकली आप जानते हो कि हरियाणा में सेक्स रेशो काफ़ी कम है और स्टेट्स के मुकाबले, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है। और यहाँ पे कुछ अचीवमेंट भी हुआ है, हमने कुछ 918 से 930 सेक्स रेशो पे पहुँच चुके हैं, सेक्स और बर्थ रेशो। इस क्वेश्चन को नाम से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच इनिशिएटिव ऑफ हरियाणा एस्टेब्लिश टू टैकल द सब्सटेंस थ्रू
अवेयरनेस। एक्चुअली ये संकल्प मिशन है गवर्नमेंट का, ड्रग्स के खिलाफ ये मिशन है और इसका आंसर है बी। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा कि ये संकल्प मिशन है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। अभी ना एक इधर एक और संकल्प अभियान भी है, जैसे उसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि संकल्प अगर सिंपल से पूछे जाए तो ये ड्रग्स के खिलाफ हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संकल्प। अनदर क्वेश्चन ऑफ हरियाणा, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिसेंट इनिशिएटिव, ये ना आपका मेंशन था अभी हरियाणा बजट स्पीच में भी, कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एफर्ट्स किए हैं बूस्ट करने के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इसने क्या किया है यहाँ पे कि ये ना एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाया जाएगा हिसार के अंदर, अंडर द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में गिवन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट प्रोग्राम अंडर द 28th पद्म नीति, इसको थोड़ा-सा इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये हरियाणा इंडस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ऊपर है। फर्स्ट पॉइंट, हरियाणा इज अ लीडिंग हब फॉर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ व्हीकल प्रोडक्शन। हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव, मानेसर वगैरह इन एरिया में कितना ज़्यादा है, और खरगोदा में भी, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द आईएमसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसके बारे में पढ़ा ना, दिस प्रोजेक्ट एट द गुरुग्राम इज अ पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अभी जो हमने पढ़ा। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अदर क्वेश्चन, कि 10th एनिवर्सरी जो हुई है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की, वो कब हुई है? एक्चुअली फैक्चुअली आंसर है बी, 1 जुलाई 2025। इसको भी 10 साल हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था जब ये आया था, और इससे आप देख भी सकते हैं, ये पीआईबी पे ये चार्ट भी गिवन था कि क्या क्या अचीवमेंट करी है हमने 10 साल के अंदर। जैसे G20 सबमिट किया, ठीक है, और जीएसटी लाए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, 10 पॉइंट्स को माइंड में थोड़ा सा रहने चाहिए आपके। अनदर क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये ना आपका यूएनसीटीएडी लाता है, अनेक्टेड यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में ना एचसीएस का जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें इसी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड अब जो भी है न्यूज में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पहले ही हाल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन 8 मेंबर कमेटी बनाई जाती है अंडर द डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। ये आपकी जो कमेटी थी, इसलिए थी कि फ्रेमवर्क एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, कि कितनी जरूर ऐसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज पे है, बट हम वहाँ पे देख सकते हैं कि एथिक्स मिसिंग है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसके बेस पे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए स्पेसिफिक है, ये फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट नेक्सस, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है आपका? ये ना इनिशिएटिव है बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, याद करिए हमने टेस्ट 1 में इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा है। टू कनेक्ट द मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट आईपीएस ग्लोबली, यस इट इज राइट स्टेटमेंट। और इंडिया अलॉन्ग विथ 4 एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज भी हमने पढ़ा था ना सेकंड टेस्ट में, और कौन सी कंट्रीज होती हैं आपको पता है ना, एशियन कंट्रीज। हाँ, वो इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस फोकस्ड ऑन इनेबलिंग इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे हमें पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िया करिए, वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, नॉन करेक्ट पूछ रहा है, दोनों करेक्ट है, लेकिन हम पूछे नॉट करेक्ट, और डी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, ये कुज़नेट्स कर्व, ठीक है, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कर्व है। इसमें इसका मतलब ये कहता है कि कंट्री जब होती है ना, कि कंट्री बिगिन्स टू डेवलप, कंट्री जब डेवलप होना स्टार्ट होती है, तो इनकम इनइक्वालिटी ना स्टार्टिंग में कुछ बढ़ती है। बिकॉज़ कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होएगा, तो ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि वो उनको फ़ायदा पहुँचाएगा जो लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं या रिच पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में। फिर बाद में धीरे-धीरे वहाँ पे अ, फिर और जैसे हमारे रूरल जनता है या और पॉपुलेशन है जो कि रिच नहीं है, उनके ऊपर भी इसका फिर फायदा होता है। कैसे? वहाँ पे ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन हो जाती है, जॉब्स होती हैं, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर सोशल पॉलिसीज बनती है, पैसा आएगा, सब चीज़ें होंगी ना, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है। तो यही इसमें पूछा गया था कि इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस फर्स्ट। ठीक है, एक बार इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी, बट देन इन डिक्रीजेस विद द डेवलपमेंट। ठीक। अनदर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन,
रिसेंटली ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसकी जो जो भी टाइमलाइन है इसको बढ़ाया गया है और कवरेज एरिया को भी बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड टर्न टे इसकी टाइमलाइन को बढ़ाया गया है और मिशन किसके अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। न्यू मिनिस्ट्री थी ये, इसका नाम पहले कुछ और था, जल शक्ति बनाया गया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपकी स्कीम है। इसमें क्या है? फंक्शनल, देखिए फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन आपको मिलेगा टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये आपकी ना 2019 में हुई थी, 2016 में नहीं, तो ए इज दी नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है हमें हमसे। अनदर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम। ठीक, 3 स्कीम है। ये तीनों स्कीम के बारे में इस टेबल में मेंशन है, आराम से पढ़िएगा। जैसे अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम नाम से पता लग रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है। आपने 2 लाख का जो इंश्योरेंस मिलता है, डेथ होनी चाहिए किसी भी केस में। ये नहीं कि कोई एक्सीडेंटल हो या कोई नेचुरल हो, किसी भी केस में ये वर्ड मेंशन है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को होती है सिर्फ और सिर्फ इसमें, ठीक है ना? तो इसमें आपका 3 स्टेटमेंट है। अटल पेंशन योजना ये कहती है कि मिनिमम गारंटी पेंशन टू सब्सक्राइबर फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑनवर्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो कवर करती है एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ को। अगर हम दूर एक बार देखें तो हाँ, ये दोनों ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ना, यहाँ पे स्कीम में हमें मेंशन है किसी भी केस में मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली एक्सीडेंटल और नेचुरल ही होना चाहिए। कोई और भी केस अगर आता है तो उस केस में भी इसको अलाउ करा जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे जहां आपको ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट्स को। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स कवरेज ओनली फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी फॉर एलिजिबल पर्सन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे ना आप क्वेश्चन को भी देखिए आराम से। यहाँ पे ना जब क्वेश्चन बनाया गया तो क्वेश्चन वाले पूछ रहा है कि क्या केस होगा। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में तो आप देख सकते हैं कि लिखा है एक्सीडेंटल में ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन है किसी भी केस में, इसलिए इस वर्डिंग को करेक्ट माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इट टारगेट्स क्रिएशन ऑफ 3.5 करोड़ फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन 2 years। यस, इट इज राइट, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स रिसीव 3000 पर न्यू एम्प्लॉय मंथली एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल सेक्टर्स फॉर 4 ईयर। ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली ये है कि 3000 2 ईयर्स के लिए है, ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए। और ये स्पेशली है ना, आपकी जो स्कीम है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है। और इसकी इफेक्टिव कब होगी? 1 अगस्त 2025 से होगी। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग को ये बढ़ावा देती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 4 ईयर्स है और बाकी सबके लिए 2 ईयर्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी हो जाती है यहाँ पे रॉन्ग। द स्कीम इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका आता है ए। ठीक। अनदर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये तो काफी बार न्यूज में भी रहता है और बेसिक भी है, आपने काफी बार सुना भी होगा। कंटेम्प्रेरी स्कीम इसको मान सकते हो कि न्यूज में बार बार ही आता रहता है। इट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज अ फैमिली साइज लिमिट ऑफ मैक्सिमम 5 मेंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मेंबर ही होने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग। Pre-existing disease are covered from 1 day of the enrollment under the scheme। ठीक है, हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। The benefits under the scheme is available only at government hospital। नहीं है, आप यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन कितनी रहेगी? अमाउंट की कंडीशन रहेगी 5 लाख। ठीक है, तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट ये है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली जा सकती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिनिमलिस्ट क्लासेस। ठीक है, और ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे सारी अपडेट्स होती हैं, मेरा टेस्ट कब आएगा और सब, आपकी पीडीएफ कब मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।